हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सावित्री देवी की नज़रें खिड़की के पार आकाश के दूसरे छोर पर फैले नीले रंग पर टिकी थी। बादल बार बार आते और अपने रंग बिखरा कर चले जाते, कभी काला कभी गहरा स्लेटी। वैसे ही रंग उनके दिलो दिमाग को ढकते चले जा रहे थे। तेज तेज आवाज़ों के बीच में अपने बच्चों के चेहरे के नकाब खिसक खिसक कर बादलों का रूप बनकर उनके दिल के आकाश को ढक रहे थे। अरुणा फूले मुंह से छोटी ननद सिप्रा को बता रही थी कि फ्रिज के लिए तो बाबूजी ने खुद भी कहा था कि बड़े सोमेश के यहाँ भी फ्रिज आ गया है, छोटे राजेश के यहाँ भी, बस बिचले ब्रिजेश के पास फ्रिज नहीं है। वह लेकर क्या करेगा, हमारा ले लेगा। पिछले साल फ्रिज खराब हुआ तो उस पैसा सोमेश भैया ने लगाया था। विदेशी बड़ा 2 दरवाजे का फ्रिज देखकर हर किसी का मन मचल जाता था। अब तो मिलता ही नहीं। जब पापा ने खरीदा था तभी 10,000 का था, अब तो बहुत कीमती होगा। फ्रिज क्या, पूरी बड़ी अलमारी है, सब रसोई भर दो। अब क्योंकि सोमेश भैया ने एक बड़ा पुर्जा ला दिया था, इसलिए सोमेश ने अपना हक जता दिया था। कहा था इसमें पैसा मैंने लगाया है, साथ ही मेरी गृहस्थी भी बड़ी है। मेरा फ्रिज बहुत छोटा है, उससे पूरा नहीं पड़ता। फ्रिज वाले जाएगा और अपना छोटा फ्रिज माँ के लिए भेज देगा। अकेली माँ इतना बड़ा फ्रिज क्या करेगी। बिचली बहू अरुणा रूठ गई थी। बड़े हैं तो क्या सब चीज़ों पर उन्हीं का अधिकार बनता है। अपने आप फैसला कर लिया, हमें अधिक ज़रूरत है। छोटा फ्रिज लेना होता तो हम नहीं ले सकते थे क्या। एक एक कर घर की सभी वस्तुओं के हिस्से बंटवारे हो रहे थे, लेकिन सावित्री देवी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था। सुधा बीच बीच में कान में फुसफुसा देती, माँ अभी जेवर पर हाथ मत लगने देना, तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, नगद भी मत देना। देखा कैसे सब बस लेने की सोच रहे हैं, एक बार भी सोचा है तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। सुधा की ओर उदास सी भरी आंखों से देख सावित्री देवी ने नजरें तीनों बेटों और दोनों बेटियों पर डाली। सबके चेहरे लालच और उत्कंठा से भरे हुए थे। किसको क्या मिलेगा। जब जब घर पर बच्चे आते अपनी पसंद की चीज़ों पर नजरें गड़ा कर देखते थे। था भी तो अनंत बाबू को शौक शाही सामान खरीदने का। अखरोट की लकड़ी की नक्शीदारी ड्रेसिंग टेबल, ईरानी कालीन जिसकी मोटाई ही गद्दे जैसी थी, हर शहर की उत्तम वस्तुओं के साथ विदेशी सामान का भंडार जो आधुनिक युग में लगभग मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि उनके समय में मिलता ही वही था। पता है अम्मा, जो तुम्हारे पास 50 कांच की तस्करियाँ रखी हैं वैसे तो अब बहुत महंगी है। कोई कहता संगमरमर की इतनी बड़ी मेज अब तो हजारों में आएगी। तो सावित्री देवी बरामदे में उपेक्षित पड़ी मेज को हैरानी से देखती और कहती, पता नहीं तब तो तुम्हारे बाबू 200 रुपये में आगरा से लाए थे, अब तो माँ इन चीज़ों को विदेशी ही खरीद पाते हैं, वह भी करोड़पति। उनका मन हुआ चीख चीख कर कहें, क्या इस हाड़ मास को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। क्या पति के साथ उनकी भी जिंदगी खत्म हो गई है। जब तक वो हैं इस घर से कुछ नहीं ले जाने देंगी। ले जाना है तो एक बार तो फूटे मुंह से कहो कि माँ को मैं ले जाऊंगा। उनका इस घर में क्या होगा, परंतु शायद उनकी किसी भी घर में ज़रूरत नहीं है। सबके घर में अलमारी, मेज और सोफा सेट के लिए कोने खाली हैं, पर एक कोना ऐसा भी खाली नहीं है जिसमें माँ समा सके। उनके घरों की साज सज्जा से पुराने ढंग की माँ मेल नहीं खाती है। पुरानी मेज पर पॉलिश होकर नया चीज बनेगी, माँ तो उन घर को बदबूदार बना देगी। ऐसे लोगों की बातों का क्या रोना। नहीं लगता कि उन्हें एहसास होगा कि माँ नाम का जीव, जिसने कभी दिन रात का सुख चैन गवाकर अपने रक्त मांस से गढ़ा इनको और सोच सोच कर दिल में आशाएं बनाई थी कि ये इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। 3 3 बेटों की माँ होने का नाच था उन्हें, पर कौन उनका सहारा है। क्या वह नौकरानी जिसका इंतजाम करके जा रहे हैं, या वह चौकीदार जो रात में कोई घर में घुसकर सामान न लूट सके इसका ख्याल रखेगा। कल हुक को वही चौकीदार रात को गला दबा जाए तो इसके लिए हिदायतें हैं। माँ जेवर पैसा कुछ भी घर में मत रखना, माँ को मारकर तभी तो सामान ढूंढेगा। हारी बीमारी तो किस्मत में लिखा कर ही नहीं आई। शायद पता नहीं प्राण छोड़ते समय 2 बूंद पानी डालने वाला भी होगा कि नहीं। अगर सोमू के बाबू रहते तो चिंता नहीं थी। वह फिर भी बाहर की ओर आंगन में लगे गुलमोहर के पेड़ को देखने लगी। उसके नीचे अनंत बाबू की झूलने वाली आराम कुर्सी पड़ी थी।
उन्हें लगा कुर्सी झूल रही है और उस पे अनंत बाबू सिर टिकाए झूलते हुए कह रहे हैं, देखा सोमू की माँ, बहुत नाज था तुम्हें नी डॉक्टर इंजीनियर पर। कितनी सुखी गृहस्थी थी तुम्हारी, पर क्या सच में यह तुम्हारी गृहस्थी है? तुम तो मात्र आया हो इनकी, पिछले जन्म में कर्ज लिया होगा, इनसे वही चुका रहे हैं हम। कोई किसी का नहीं होता, सबके पीछे होता है तो सिर्फ स्वार्थ। हमारा भी तो स्वार्थ ही था ना, इन्हें बड़ा होकर हमें ये पालेंगे। पर जिसका स्वार्थ अधिक बलवान होता है वही जीतता है। सुबह से शाम तक का अधिकांश समय वह अनंत बाबू इसी कुर्सी पर बिताते थे और उसके पास छोटी चौकी लगाकर सावित्री देवी अपने घर के काम निपटाती थी। अखबार पढ़ने से लेकर चाय खाना सब इसी कुर्सी पे होता था। यहाँ तक कि कभी कभी दोपहर की नींद भी वे इसी कुर्सी पे ले लेते थे। चौकी पर बैठी सावित्री देवी सारे पड़ोस वालों को सुनाती रहती थी, उनके बच्चे कितने लायक निकले हैं। तब वे कहते, हो जी तुम्हारे बेटे हैं ना, पता चलेगा कौन कितने पानी में है। चलो हम चार महीने रह कर आते हैं तीनों के घर। तब मैंने कहा, सिर आंखों पर रखेंगे हमें, पर सब यहाँ आते रहते हैं, उनका मन बदल जाता है। ओ सोमू की माँ, उनका मन बदल जाता है, ये तो तुमने सोचा? कभी उन्होंने सोचा कि तुम्हारा भी मन बदल जाए? कभी किसी ने कहा कि बाबू अम्मा कुछ दिन हमारे यहाँ रह आओ? हाँ, जब काम पड़ता है तब झट से अम्मा याद आ जाती है। अरे मैंने जमाना देखा हूँ, सच ही कहा था। एक गहरी सांस निकल गई। दूसरे दिन एक एक कर सब विदा लेने लगे थे। जो साथ जा सकता था सामान ले जा रहे थे, न जा सकने वाला को हिसाब से ढक दाप कर बंद कर रहे थे। दबी जुबान में से सबने बहुत चाहा था माँ गहने और जेवर और नकदी का बंटवारा कर दे, लेकिन उन्हें कुछ हो गया तब क्या होगा? पर सावित्री देवी चुपचाप बिना जवाब दिए अपना काम करती रहीं, पर उनके मन में ज्वालामुखी धधक रहा था। कहना चाहा, किराए के बेटे खरीदूंगी जिसके बल पर हारी बीमारी में सेवा करा सकूं और तुम लोगों के सामने हाथ फैलाने से बच से जाऊं, बल्कि जब कभी तुम आओ तो खर्च भी कर सकूं। चलते समय सोमेश ने कहा, आज से बाहर 2 लोग सोया करेंगे, मैंने इंतजाम कर दिया है माँ, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। सुधा लिपट कर रोती हुई बोली, माँ अपना ध्यान रखना। राजेश ने जैसे ही वह आराम कुर्सी उठाई वो एकदम जोर से चीख पड़ी, नहीं उसे वहीं रख दे, उसे छूना भी मत। राजेश सिटपिटा गया, आश्चर्य से माँ की ओर देखता धीरे से पैर छूकर बाहर निकल गया। एक एक कर सब चले गए। वे गुलमोहर के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी जगह चौकी पर आ बैठी और कुर्सी के सहारे सिर टिकाकर बोली, सोमू के बाबू, वो तुम्हें भी ले जाना चाहते थे, तुम्हारी यादें ले जाना चाहते थे। अब वे यादें ही तो बस मेरा सहारा हैं। और फपक फपक कर रो उठी और गुलमोहर के फूल उन पर झड़ते रहें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।